औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको मोबाइल से इसलिए यहाँ पे आपको मोबाइल को दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि अभी हमारे पास ये जो बुक है मार्केट में नहीं आई, तो मेरे पास ये PDF में मोबाइल में मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको उस बुक के थ्रू चीज़ें पढ़ाऊँगा और बोर्ड के ऊपर भी आपको कोशिश करूँगा कि वाज़ेह तौर पर समझा सकूँ। ठीक है जी, तो ये मोबाइल मेरे पास इसलिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा जी फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कि फ्रेमवर्क क्या होता है SDLC के अंदर, या हम कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों पेश आती है। फिर फ्रेमवर्क जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा, हम उसके बारे में भी अलग सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक आपका है फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला, ये मैं आपको बता भी देता हूँ, मैंने तो थंबनेल पे वैसे बताया वो भी है 1.2.1। ये टॉपिक जो है ये 1.2.1, इस टॉपिक का नाम है जी फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है जी, अब क्योंकि नया सिलेबस है तो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जब वो बुक से पढ़ेंगे तो उनके लिए समझना मुश्किल होगा, तो मैं साथ साथ एक एक लाइन बुक की पढ़ता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा। जब बुक आ जाएंगी तो फिर आप निशान लगा लेना दोबारा इस वीडियो को देख के। ठीक है जी, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बात जब यहाँ पे की जा रही है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड की जा रही है। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ फ्रेमवर्क इज ए स्टैंडर्डाइज्ड, यहाँ पे एक लफ्ज़ हुआ है जी स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड रीयूजेबल सेट ऑफ कंसेप्ट्स एंड रीयूजेबल set of concepts, practices and tools that provides a structured foundation for developing software application। परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या इंग्लिश में सर ने बता दिए, ये तो हमें तो पता ही को नहीं ये क्या है। देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो फ्रेमवर्क है ये एक स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब स्टैंडर्डाइज पहले से उसको एक उसको आप कह सकते हैं कि एक मुख्तस किया गया है, एक सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पहले से बता दिया गया है, तरीक़ाकार बता दिया गया है। एंड रीयूजेबल सेट ऑफ कंसेप्ट्स, और इसके अंदर मुख्तलिफ आप रीयूज़ कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान आपको कुछ चीज़ों को दोबारा बार बार यूज़ करना पड़ सकता है। तो फ्रेमवर्क आपको क्या मदद करता है कि आप कुछ कंसेप्ट्स को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, उसको एक स्टैंडर्डाइज जो उसका तरीक़ाकार है उसको फॉलो करके। एंड टूल्स दैट प्रोवाइड्स, अब उनके अंदर साथ साथ फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन, एक आप बेहतर तरतीब में एक बुनियाद रख सकते हैं। फाउंडेशन मीन बुनियाद रख सकते हैं फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में एक फ्रेमवर्क अहम किरदार अदा करता है। फ्रेमवर्क एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीक़ाकार है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप रीयूज़ कर सकते हैं कंटेंट्स को अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं फ्रेमवर्क की बदौलत। और ये जो फ्रेमवर्क होता है ये आपको एक बेहतर बुनियाद रखने में, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाने की बुनियाद रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेन चीज़ जो है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीक़ाकार है और इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, इसको आप उसके कंसेप्ट्स को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप एक बेहतर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इट ऑफर्स, ये इट से मुराद
आप कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क, यहाँ पे इट की जो बात है कि फ्रेमवर्क जो है ये इसके अंदर कौन से कंसेप्ट हम रीयूज कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जी इट ऑफर्स प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स। प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं कि जिनका इस्तेमाल करने का जो तरीक़ाकार है पहले से वजाहत करके बता दी है। प्री डिफाइंड पहले से उसका मकसद, उसका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार पहले से ही बता दिया गया है फ्रेमवर्क के अंदर। उसके बाद इट ऑफर्स प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर, और उसका एक डिज़ाइन भी पहले से बता दिया है दैट फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज़, जो कि मदद करता है। वो जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर है, वो पहले से जो बताया गया है वो मदद करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को उसकी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने में मदद करता है। अलाउइंग डेवलपर्स टू फोकस ऑन राइटिंग कोड स्पेसिफिक टू देयर एप्लीकेशन rather than reinventing common solutions। इस पूरे जुमले का मतलब ये है कि फ्रेमवर्क ने एक डेवलपर्स जो होते हैं उनके लिए आसानी पैदा कर दी। डेवलपर्स कौन होते हैं? जो प्रोग्रामिंग करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करने की, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को चलाने के लिए एप्लीकेशन डेवलपर्स कुछ कोड लिखते हैं। वो जो कोड लिखते हैं वो उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए होता है। एक कोडर जो होता है, प्रोग्रामर होता है, उसका यही मकसद होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको कोड करे और उसको रन करे। तो वो कह रहे हैं कि जो फ्रेमवर्क है इसकी बदौलत ये होता है कि आप दोबारा उसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। आप ये कह सकते हैं एक टेम्पलेट होता है जो आपकी मदद करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाने में। अब इसका फ़ायदा क्या होता है डेवलपर्स को कि उनको किसी एक स्पेसिफिक, किसी ख़ास कंपोनेंट के लिए अलहदा से कोडिंग नहीं करनी पड़ती। वो बजाय इसके कि हर एक अलहदा कंपोनेंट के ऊपर अलहदा से कोडिंग करें, वो सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं जो उनको प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए बताया गया है, ना कि उन्हें छोटे छोटे कंसेप्ट्स के ऊपर अलहदा से प्रोग्राम्स बनाने के, नए से स्क्रैच करने, कोड लिखने की ज़रूरत पड़े। स्क्रैच मतलब शुरू से दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत पड़े। तो फ्रेमवर्क उन डेवलपर्स के लिए बहुत आसानी पैदा करते हैं। यहाँ दोबारा जुमला मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे वो कहते हैं इट ऑफर्स प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर दैट फैसिलिटेट, जो कि किसकी मदद करता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज़, कि आप वो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज़ जो है उसको क्लियरली डिफाइन कर सके, उसके ऊपर काम कर सकें। अलाउइंग डेवलपर्स टू फोकस, डेवलपर्स को उनको फोकस उनका किधर कर दिया गया है? ऑन राइटिंग कोड स्पेसिफिक, कि वो सिर्फ अपना कोड लिखें उस एप्लीकेशन से रिलेटेड, रेदर देन, बजाय इसके कि वो दोबारा उस छोटे छोटे कंसेप्ट्स के ऊपर दोबारा कोड लिखें, उनके सॉल्यूशंस निकालें अलग-अलग कंपोनेंट का। तो ये एक फ्रेमवर्क ने आसानी पैदा कर दी है। फ्रेमवर्क प्रमोट एफिशिएंसी, फ्रेमवर्क की वजह से एक आसान हो गया काम। एफिशिएंसी से मुराद आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर बनाने का जो प्रोसेस है वो इजी हो गया है। कंसिस्टेंट, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता कि एक चीज़ के अंदर चेंजिंग की तो दूसरी के अंदर भी चेंजिंग हो गई है, इस तरह कोई इश्यूज़ नहीं आते। एंड कोड रीयूजेबिलिटी, इसके अंदर आप कोड दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर बाय इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, इससे फिर क्या होता है कि आपको जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं उसकी क्वालिटी और बेहतर हो जाती है। और आप कह सकते हैं कि जी एंड जो रिज़ल्ट होता है, जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं वो एक उसकी अच्छी क्वालिटी में एक सॉफ्टवेयर आप बना के एंड यूज़र्स या क्लाइंट्स, कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क की बदौलत आपको बहुत आसान हो गया, एफिशिएंट काम हो गया, आप आसानी से रीयूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट्स को दोबारा, और इसकी मदद से प्रोग्रामर्स को डीपली किसी कंपोनेंट के ऊपर अलग से कोडिंग करनी नहीं पड़ती। वो सिर्फ इस प्रॉब्लम को, उस एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए कोडिंग करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी जो आपकी इस बुक के ऊपर पेज नंबर, ये जो पेज नंबर होगा ये 2 पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि इमेजिन करें, आप एक अज्यूम करें, फ़र्ज़ करें, यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट,
आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कोड फ्रॉम स्क्रैच, इसके बजाय कि आप वो उस वेबसाइट को बनाने के लिए शुरू से कोडिंग करें, मतलब वेबसाइट पहले जब बनाई जाती थी, अगर हम 10, 12 साल, 15 साल पीछे चले जाएं, तो वेबसाइट बनाने के लिए हम शुरू से प्रोग्रामिंग उसकी वेब डेवलपमेंट के लिए करनी पड़ती थी, पेजेस की, HTML, CSS3 इस तरह करके। तो वो कह रहे हैं यू कैन यूज अ फ्रेमवर्क लाइक Django। यहाँ पे उन्होंने एक मिसाल दी है कि एक फ्रेमवर्क है Django, ठीक है जी। आप वो कह रहे हैं कि उस वेबसाइट को शुरू से नए प्रोग्राम करने लिखने के बजाय आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ करें जिसका नाम है Django, जो कि बेसिकली वेबसाइट्स के बनाने के लिए फ्रेमवर्क होता है। एक उसका हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट होता है। जिस तरह आप कोई भी एक बिल्डिंग नक्शा बनवाते हैं, उसका बिल्डिंग को बनाने से पहले आप उसका एक ब्लूप्रिंट लेते हैं, उसका एक डिज़ाइन होता है। सेम इसी तरह वेबसाइट के जो वेबसाइट्स को बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क है उसका नाम यहाँ पे Django दिया गया है। Django कम्स विद रेडीमेड फीचर्स। आप वो कह रहे हैं कि ये जो Django फ्रेमवर्क है इसके अंदर पहले से खुसूसियात, जो इसके अंदर टूल्स हैं, वो चीज़ें जो हैं प्रोवाइड की जा रही हैं वो रेडीमेड है, मतलब पहले से बनी बनाई हैं। जिस तरह हम एक रेडीमेड कपड़े ख़रीदते हैं कि सिले सिलाए, इसी तरह यहाँ पे Django जो है इसके अंदर रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, बने बनाए फीचर्स होते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट के अंदर आपने लॉगिन पेज बनाना है, तो लॉगिन पेज पहले से बना बनाया होगा, आपको अलग से लॉगिन के लिए प्रोग्रामर्स को कोड नहीं लिखना पड़ेगा उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि वो पहले से ही टेम्पलेट बना होगा लॉगिन पेज का। इसी तरह मुख्तलिफ उसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होंगे जिसके अंदर आप आसानी से डाटा स्टोर कर सकते हैं, आपको अलग से कोई डेटाबेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर इस तरह मुख्तलिफ पेज के टेम्पलेट्स होंगे, डिफरेंट वेबसाइट के अंदर पेजेस बनाने के जो टेम्पलेट्स होते हैं, डिफरेंट बने बनाए टेम्पलेट होता है, बने बनाई चीज़ें। तो पेज टेम्पलेट मतलब वेबसाइट के मुख्तलिफ पेज बने बनाए आपको उस Django फ्रेमवर्क में मिल जाती है। ये Django की फीचर्स हैं, खसूसियात हैं, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। तो अब यहाँ पर वेबसाइट बनाने वाले के लिए उसको ऊपर फोकस नहीं करना पड़ेगा, हर एक अलग पेज के लिए, हर अलग एक लॉगिन पेज को बनाने के लिए बटन ये वगैरह क्लिक इवेंट सब ये बने बनाए आपको मिल जाएंगे। तो ये किसकी मदद से आसानी होगी है हमारे लिए? जी हाँ, फ्रेमवर्क की मदद से, Django फ्रेमवर्क की मदद से आप एक बेहतर वेबसाइट बना सकते हैं। एंड पे वो कहते हैं दिस इज सिमिलर टू यूजिंग अ प्री डिजाइंड ब्लूप्रिंट टू बिल्ड अ हाउस इंस्टेड ऑफ डिजाइनिंग एवरीथिंग योरसेल्फ। जो कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप एक घर बनाते हैं और अगर वहाँ पे आपको एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन मिल जाता है बना बनाया, तो आप आसानी से उसको ड्रॉ कर उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप खुद घर बनाने का जो डिज़ाइन है उसको अलग-अलग डिज़ाइन करें कि ये कमरा कहाँ होगा, दूसरा कमरा कहाँ होगा, डाइनिंग टेबल कहाँ होगा, इस तरह किचन कहाँ होगा, सुहान, इस तरह करके ये सारी चीज़ें आपको अलग बनाने के बजाय आपको हर चीज़ एक जगह पे इकट्ठी मिल जाती है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रेमवर्क। ठीक है जी। अब यहाँ तक जो बात हमने की फ्रेमवर्क की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी होगा क्योंकि टॉपिक ऐसे हैं, तो आपको गौर से सुनना है। मैंने इस फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको बताया कि सवाल कि व्हाट इज़ फ्रेमवर्क। मैंने फ्रेमवर्क बता दी कि स्टैंडर्डाइज तरीकाकार है जिसके अंदर आप कुछ कंसेप्ट्स को रीयूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर प्री डिफाइंड फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं और आप उसकी मदद से एक बेहतर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो। तो ये फ्रेमवर्क होगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क? मकसद क्या है? जो फ्रेमवर्क आप लोग यूज़ कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? तो इसके जवाब मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेमवर्क अलाउ डेवलपर्स, अभी मैंने आपको बताया, अलाउ डेवलपर्स टू फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक एंड फीचर्स ऑफ देयर एप्लीकेशन रेदर देन राइटिंग कोड फ्रॉम स्क्रैच। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे बड़ा फ्रेमवर्क का मकसद यूज़ करने का ये है कि जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं उनके लिए आसानी पैदा हो गई है कि वो नए से शुरू से स्क्रैच से उनको कोड लिखने की ज़रूरत, डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जो बिजनेस लॉजिक से मुराद वो स्पेसिफिक जो उनको टास्क दिया गया है, जिस मकसद के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर की जो मेन जो एरिया है जिसके ऊपर कोडिंग उन्हें करनी है वो उसके ऊपर फोकस करेंगे, रेदर देन कि वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उस सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करने के लिए उनके ऊपर अलग से कोडिंग करें। तो ये फ्रेमवर्क ने उनके लिए आसानी पैदा कर दी, इसलिए हम जो फ्रेमवर्क है उसको यूज़ कर दिए, इसका मेन मकसद है। फिर उसके बाद वाई टू यूज़ फ्रेमवर्क, हम फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करते हैं? इसका पहला आंसर, नो नीड टू राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच। आपको
नए सिरे से कोडिंग नहीं करनी पड़ती। अभी ये हमने पढ़ा भी है कि जी हमें एप्लीकेशन डेवलपर्स को ये फ़ायदा होता है कि आपको नए सिरे से कोडिंग नहीं करनी पड़ती, फ्रेमवर्क के अंदर क्योंकि बनी बनाई चीज़ें होती हैं। दूसरा, हमारा बहुत सारा डेवलपर्स का टाइम बच जाता है। अगर वो अलग-अलग प्रोग्रामिंग करने लग पड़े हर एक कंपोनेंट के ऊपर, तो बहुत सारा वक्त ज़ाया होगा। फिर उसके बाद फ्रेमवर्क के अंदर कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो कि आपको आने वाले वक्त के अंदर आपकी जो डेवलपमेंट के अंदर जो सिक्योरिटी है वो मतलब हैकर से महफूज रखते हैं। टेस्टिंग एंड डिबगिंग इज़ ईजी। फ्रेमवर्क के अंदर टेस्टिंग करना, कंपोनेंट्स की डिबग करना, उसको प्रॉब्लम्स जो है उसके अंदर अगर उसको ढूंढ को ख़त्म करना, वो आपके लिए आसान हो जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्लीन कोड, आप एक बहुत जब आप काम करते हैं उसके अंदर पहले से बने बनाए कोड होता है और सिर्फ आपने उसको यूज़ करना होता है, और बहुत से लॉट ऑफ टूल्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेमवर्क के अंदर। तो इसलिए हम फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं इन कुछ पॉइंट्स की बुनियाद पर। अगर आपको पॉइंट समझ नहीं है दोबारा इसको रिवाइंड करके देख लें। तो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताई भी थी बुक के अंदर आपकी डिजेंगो की है कि जी ये एक फ्रेमवर्क है। इसी तरह मैं आपको एक और बता देता हूँ जी कि एंगुलर, ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक तो ये है ना, एक एंगुलर। अब एंगुलर कौन सा फ्रेमवर्क है? एंगुलर फ्रेमवर्क जो है ये ओपन सोर्स की कहानी बाद में सुनूंगा। ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लेकर हूँ। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, तो ये भी बेसिकली आप कह सकते हैं कि वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए ये फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है वेबसाइट के अंदर। तो एंगुलर जो है ये भी एक फ्रेमवर्क है जो वेबसाइट के ऊपर वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया जाता है। तो आज की जो वीडियो है इसको मतलब अगर देखें अभी तक जो हमने किया है फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसकी अहमियत आपके सामने मैंने रख दी है। अब छोटी सी बात एंड पे करते हैं SDLC की फेजेस, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो SDLC की फेजेस डिफरेंट है। रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी, उसके बाद आप कह सकते हैं डिज़ाइन, एनालिसिस, डिज़ाइन, उसके बाद कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, ये सारी क्या हैं? ये फेजेस हैं। SDLC की आप फेजेस भी कह सकते हैं उनको। कुछ लोग फेजेस पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको स्टेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको बता भी दिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, ठीक है जी, ये इसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर उसके बाद डिज़ाइन, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट को इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि दोनों एक ही चीज़ होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन और एंड पे मेंटेनेंस, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं, आप कह सकते हैं फेजेस या स्टेजेस हैं SDLC की, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं जो कि SDLC के अंदर इनके ऊपर हम काम करते हैं। स्पेसिफिक हर एक स्टेज का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर को देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक प्रॉपर एक मॉडल को फॉलो किया जाता है, ठीक है जी। इसके अंदर फिर हम पढ़ेंगे SDLC के मॉडल्स भी होते हैं, वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मेथड होता है, बहुत से आगे चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आज यहाँ तक ही इस टॉपिक को रखते हैं। ये भी बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, तो अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। एक नया सिलेबस है, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा क्या बल्कि आपको पहली वक्त में तो समझ ही ना आए। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि आपको मैं पढ़ा सकूँ बुक के मुताबिक। बहुत से लोग कहते हैं सर आप पहले IT की सीरीज़ की बुक से पढ़ाते थे, क्या इसकी हेल्पिंग बुक आएगी? मुझे इसका कोई अभी आइडिया नहीं है। मैं खुद अपनी कोशिश कर रहा हूँ, खुद मैं सवालात ढूंढता हूँ। सच्ची बात बतानी चाहिए, मैं खुद मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर इन टॉपिक्स के ऊपर एक एक लफ्ज़ के ऊपर मैं अलहदा से सर्च करता हूँ, फिर वाज़े तौर पर उसकी अंडरस्टैंडिंग करके कि जितना आसान हो सके बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। तो मैं आपको बाद में क्वेश्चंस आंसर भी लिखवाऊँगा, लेकिन अभी अब आपका काम सिर्फ सुनना है और समझना है।
तो आप जब ये समझ जाएंगे तो आपके लिए लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।